सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि यह वीडियो आपके क्लास 10वीं कक्षा 10वीं की अर्थशास्त्र का पार्ट दूसरा है और पार्ट पहला का आप लिंक डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। और ज़्यादा टाइम ना करते हुए हम शुरुआत करेंगे। और टॉपिक ये है आपका विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। हम देखेंगे कैसे किया जाता है। हम भारत में चीनी खिलौने के आयात वाले उदाहरण पर लौटते हैं और मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौने के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा। और इसका इसका अर्थ यह है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा और कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौने की अधिक कीमत चुकानी होगी और चीन के खिलौने अब भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतः कम हो जाएगा। भारत के खिलौने निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। और हम देखेंगे आयात पर कर व्यापार अवरोधक एक उदाहरण है। आयात पर व्यापार अवरोधक एक उदाहरण है। देखेंगे उदाहरण। इस अवरोधक को इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है। आयात पर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है और इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ प्रतिबंध लगाता है या कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती नियमित करने कटौती करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए या निर्णय करने के लिए कर सकती है। अवरोधक का क्या कर सकती है, आप सरकार को देख सकते हैं। और स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया और 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हुआ और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ाने नहीं देती है और इसलिए अब देखेंगे इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजें जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात ही अनुमानित दी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों के विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है। जैसे अब देखेंगे भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ में नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने एक निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। 1991 के प्रारंभ में यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय को प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया और इसका प्रतिस्पर्धा माने एक के दूसरे ऊपर
अतः विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया और इसका अर्थ है कि वस्तु का आयात निर्यात सुगम से किया जा सकता था और माने विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। आप उदारीकरण का डिफिनीशन पा चुके हैं। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली कि वे आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले उनकी तुलना में कम नियंत्रण करती है, इसलिए पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है, इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। पहले को अधिक उदार कहा जाता है। अब देखेंगे विदेश व्यापार में उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। उदारीकरण से होगा कि जैसे जो पहले की था माने सामान लाने की आयात बढ़ाना या कुछ भी उसके ऊपर था वो हटा दिया गया, तो इससे और फायदा होगा ताकि दूसरे देश की वस्तु जो अपने देश में बेचना चाहेंगे, अपने देश वाले दूसरे देश में बेचना चाहेंगे तो उनका फायदा होगा। और दूसरा देखें, आयात पर कर एक प्रकार का व्यापार अवरोधक है। आयात पर कर एक प्रकार का व्यापार अवरोधक है। सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या भी सीमित कर सकती है, इसे कोटा कहते हैं। अब कोटा आप याद रखिए, कोटा का डिफिनीशन आपको मिलेगा। क्या आप चीन के खिलौने के उदाहरण से व्याख्या कर सकते हैं कि व्यापार अवरोधक के रूप में कोटा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है और आपके विचार से क्या इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, क्यों नहीं किया जाना चाहिए, ताकि हमारे देश के जो वस्तु है वो बिकेगी कोटा के प्रयोग से और सरकार कम मात्रा में मंगाएगी तो हमारा देश के जो खिलौना हमारे देश के होगा उसे ज़्यादा बच्चे खरीदेंगे ताकि और फायदा भी होगा। और अब हम नीचे देखेंगे विश्व व्यापार माने संगठन। अब देखेंगे इसको। हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया और इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। हानिकारक क्यों नहीं रहेगा, ताकि कि जो विदेश से सामान आता है उससे दिक्कत तो पड़ेगा ही, माने कि उनको विदेशी वालों को और हमारे यहाँ से जो विदेश में जाता है उसके लिए भी दिक्कत पड़ेगा अगर अवरोधक रहेगा तो। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए, देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए, माने खत्म करनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन का आप माने कि फुल फॉर्म देख सकते हैं, माने WTO का एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उदार बनाना है और विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। और देखें, यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर
दूसरी ओर व्यापार संगठन के नियमों को विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस, और अब हम देखेंगे और आप इसे पढ़ेंगे तो आपने अध्याय दो में देखा है कि भारत अधिकांश रोजगार सकल घरेलू उत्पाद का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र से प्रदान करता है। इस इसकी तुलना विकसित देशों जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% और कुल रोजगार में केवल 0.5% है। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिका सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों से को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धन प्राप्त करते हैं, और इस भारी धन राशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादनों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमतों पर बेचा जाता है। इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। यही कारण है विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल करता हो देखेंगे कौन सा सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापक अवरोधों को कम कर दिया है, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठनों के नियमों को नजरअंदाज कर दिए हैं और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है, और आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता की बंद कराने को कहा है, परंतु आप स्वयं नहीं कर रहे हैं। क्या यह मुक्त और न्याय संगत व्यापार है? काहे मुक्त न्याय संगत व्यापार है तो गलत कर रहा है आप। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक आदर्श कपास का क्षेत्र जो हजारों एकड़ भूमि और जिसका स्वामित्व एक बड़ी कारपोरेट कंपनी के पास है। अब हम नीचे से शुरुआत करेंगे। आप इसे खुद कर सकते हैं, ऊपर का जो डाटा था वही दिया गया, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और हम भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव देखेंगे। भारत का आ गया तो और बढ़िया हम देखेंगे। विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है 20 वर्षों तक, और इसका लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा हम कुछ प्रमाण को देखते हैं। देखेंगे क्या है। वैश्वीकरण और उत्पादकों स्थानीय एवं विदेश दोनों के बीच बृहद प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इस उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है और उन्हें अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले के तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। एंड उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव पड़ा। जैसे देखेंगे, पहला देखेंगे आप, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए
प्रतिस्पर्ध है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे शहरी इलाकों के उद्योग आप देख सकते हैं, जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों तथा ठंडे पेय पदार्थों जैसे जंक खाद्य पदार्थों, बैंकिंग सेवाएं के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग हैं, जिनके पास पैसा धन है, वर्ग के लोग हैं, और इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हैं। अब देखेंगे और अतः वैश्विक जीवन शैली जिसका आपने सदैव सपना देखा होगा। आपने क्या सपना देखा होगा कि बड़े से बड़े कोठी में रहें, भले साइकिल से चलें लेकिन बड़े से बड़े कोठी में आए। अब देखेंगे विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। अब देखेंगे भारत ने क्या कदम उठाया। हाल के वर्षों में भारत की केंद्र व राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही हैं। जैसे देखेंगे औद्योगिक क्षेत्रों जिन्हें विशेषकर आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा। उतने में तो वो तो राजा हो जाएंगी, उसके बाद चाहे 10 लिया करो तब वो चली, लेकिन जिंदगी भर तो देख पड़ी बा। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। और आपने अध्याय 2 में देखा कि संगठित क्षेत्र की कंपनियों के कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना है। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति दे दी है और अब नियमित आधार पर श्रमिक रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है। अपनी कंपनी की श्रम लागत कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और श्रम कानूनों और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही हैं। आप जो को देखें, लगता है विदेशी कंपनी जोक है कि जितना खून पिएंगे उतने चपकते चली जाएंगे। अब देखेंगे, अब हम निवेश करने के लिए तैयार हैं। तैयार का है ना राबो भैया, लूटक पाए जाबो तो। और अब दूसरा देखेंगे। पहला तो आपने देखा। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई स्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग का लाभ अर्जित किया। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभारने योग्य बनाया। देखेंगे टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियां,
इन्फोसिस आईटी एंड रेनबैक्सी दवाइयाँ एंड एशियन पेंट और सुंदरगम फार्नर्स माने नट और बोल्ट का जो बनाता है। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं, अब देखेंगे भारतीय कंपनियां हैं तो क्या हुआ, जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर के इसके उदाहरण के अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्ट माने डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसे कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती है। देखेंगे क्या क्या सस्ते में है, जैसे आंकड़ा प्रविष्ट, डाटा एंट्री जिसे कहते हैं डीए, और फिर देखेंगे लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसे भारत में सस्ते में निर्यात हो रहे हैं। और अब हम देखेंगे प्रतिस्पर्धा से भारत के लोगों को कैसे लाभ हुआ। अब देखेंगे जब बाहरी सामान आने को कम हो जाएगा और तब यहाँ के लोगों को माने कि आज बढ़िया से बिक्री भी होगी और प्रतिस्पर्धा से आप कह सकते हैं कि अधिक से अधिक कंपनियां बाहर से आएंगी तो यहाँ रोजगार भी अधिक मिलेगा। क्या और भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप उभरना चाहिए, इससे देश की जनता को क्या लाभ होगा। देश की जनता को लाभ ये होगा कि रोजगार मिलेगा, प्लस आप कह सकते हैं कि जो सामान बनाएंगे उसको भी फायदा मिलेगा और सस्ते में भी मिलेगा। माने बाहर विदेश से मंगाते हैं तो जो परिवहन का लागत लगता है उसका भी तो पैसा उसमें जुड़ता है, और वही अगर इंडिया में बनाया जाएगा तो कम खर्चा लगेगा और सस्ते भी थोड़ा रहेगा सामान। अधिक सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती हैं, ताकि विदेश से कर लेना को तो पाए माने कर लेने को तो पाएगा ही, और उससे इसके माने अपने देश में रोजगार भी बढ़ा सकता है, प्राइवेट रोजगार चाहे कहें आप। अध्याय 1 में हमने देखा कि एक विकास दूसरे के लिए कैसे विध्वंस हो सकता है। भारत के कुछ लोगों को विशेषकर आर्थिक क्षेत्रों सैज की स्थापना पर विरोध किया है। पता कीजिए ये लोग कौन हैं और इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किसान लोग करेंगे या तो फिर फैक्ट्री मजदूर करेगा। और आप छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ, प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ माने छोटे उत्पादक। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों को बड़ी चुनौतियां खड़ी की, और जैसे कि आपने अतीत में पढ़ा था कि जो यहाँ के हाथकरघा से बनाने वाले कपड़े थे इंग्लैंड के मशीनी कपड़े से महंगे मिलते थे, इसलिए कम बिके थे। जैसे अब देखेंगे रवि की कहानी। रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसे एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। रवि सन 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर होसूर में संधारित्रों का निर्माण करने वाली एक कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया। संधारित्रों का इस्तेमाल ट्यूबलाइट्सों, टेलीविजनों सहित अनेक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है, और 3 वर्षों के भीतर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया और उसकी कंपनी 20 कर्मचारी काम करने माने उसकी कंपनी में 20 कर्मचारी काम करने लगे। अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार
संधारित्रों के आयात पर प्रतिबंध को हटा दिया गया। संधारित्रों का हो अभी देखेंगे ऊपर। और उसके मुख्य ग्राहकों में टेलीविजन कंपनियां थी, जो टेलीविजन सेटों के निर्माण करने के लिए संधारित्रों सहित विभिन्न पुर्जों थोक में खरीदती और टेलीविजन सेटों का निर्माण करती। किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा में भारतीय टेलीविजन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विवश कर दिया। उनमें से कुछ जब संधारित्र खरीदती थी तो इनका आयात करना पसंद करते थे, क्योंकि आयातित सामानों की कीमत रबी जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमत से आधी होती थी। अब रबी 2000 में निर्मित संधारित्रों को आधे से भी कम संधारित्रों का निर्माण करता है और उसके लिए केवल 7 श्रमिक काम कर रहे हैं। रबी के अनेक दोस्तों ने जो हैदराबाद और चेन्नई में इसी व्यवसाय में थे, इकाइयां बंद कर दी। बैटरी संधारित प्लास्टिक खिलौने ऐसे उदाहरण जहां प्रतिस्पर्धा के खिलौने डायट्रो उत्पादकों खाद्य तेल उद्योगों के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण विनिर्माताओं पर कड़ी मार कई इकाइयां बंद हो गई, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक 2 करोड़ नियोजित हुए। कृषि के बाद लघु उद्योग में 2 करोड़ श्रमिक नियोजित हुए। और हम देखेंगे आओ इन पर विचार के रबी के लघु उत्पादन इकाई बढ़ती प्रतिस्पर्धा किस प्रकार प्रभावित करती है। अब देखेंगे जब बाहर से सामान आना हो गया तो यहाँ का सामान महंगा के कारण नहीं मिल रहा था और इससे व्यापार भी बंद हो गया रबी का। दूसरे देशों में उत्पादकों की तुलना में उत्पादन लागत अधिक होने के कारण क्या रबी जैसे उत्पादकों का उत्पादन रोक देना चाहिए? क्या आप क्या सोचते हैं? उसे रोक देना चाहिए ताकि वो जो उत्पादक वहां से आ रहा है उसमें भी थोड़ा हाथ बढ़ाकर वो धंधा चालू कर दे, थोड़ा कम वहां से जाकर लाए और थोड़ा पैसा लाकर 25% माने 5% 6% पे आराम से कमाएगा तो उसका भी फायदा होगा। और नहीं तो आप दिन भर बैठे रहेगा, कुछ जब बिकेगा ही नहीं तो क्या फायदा होगा। और तीसरा देखेंगे या तो फिर जो वहां बाहर से सामान आ रहा उसके क्वालिटी में या तो बढ़िया दे सामान, भले पैसा ज्यादा लगे लेकिन क्वालिटी उसका भी बढ़िया हो, ताकि जैसे लोग ब्रांडेड सामान क्यों खरीदना चाहते हैं, इसीलिए। और देखेंगे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, नवीनतम अध्ययनों से ने संकेत किया है कि भारत के लघु उत्पादकों को बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए 3 आवश्यकता: बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, कच्चा माल, विपणन की सूचना तंत्र, प्रौद्योगिकी में सुधार और आधुनिकीकरण। और देखेंगे उचित ब्याज दर पर साख की समय पर उपलब्धता। आप साख का चैप्टर पढ़ चुके हैं, आप तीसरा में था आपका, आप चाहे तो उसको मेरे चैनल पर जाकर पा सकते हैं उसका, अगर नहीं देखे हैं तो। क्या आप व्याख्या कर सकते हैं कि ये 3 चीजें भारतीय उत्पादकों को किस प्रकार मदद करेंगी? क्या आप मानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए इच्छुक होंगी? और क्या आप मानते हैं इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की सरकार की भूमिका है तो क्यों? और आप कोई ऐसा उपाय सुझा सकते हैं जिससे कि सरकार अपना सके?
अब आप इसे आप बढ़िया से सॉल्व कर लीजिएगा और ज़्यादा टाइम को खास ख्याल रखते हुए प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं और इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। अब हम देखते हैं कि भारत में वस्त्र निर्यात उद्योग प्रतिस्पर्धा के दबाव को कैसे सहन कर सकता है। वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री में महिला श्रमिक या देखेंगे या वैश्वीकरण ने महिलाओं को काम करने के लिए अवसर प्रदान किया है, परंतु रोजगार की स्थिति में यह प्रदर्शित करता है कि महिलाओं को लाभ में भागीदारी समुचित रूप से नहीं मिली। देखेंगे अब अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योगों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तु खोजती हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं। चूंकि कच्चे माल पर लागत में कसौटी नहीं की जा सकती, इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिक को अस्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं अब अस्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को घंटे भर वेतन नहीं देना पड़ेगा। श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़ेगा। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया। आप देखेंगे कपड़ा श्रमिक। 35 वर्षीय सुशीला ने दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष काम किया। जब वह एक अस्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी, तब स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि एवं अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए दुगनी मजदूरी की हकदार थी। जब 1990 के दशकों के अंतिम में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई तो 6 माह तक रोजगार की तलाश करने के बाद अंततः उसे अपने काम के लिए 30 किलोमीटर दूर एक रोजगार मिला। कई वर्षों तक इसी फैक्ट्री में काम करने के बावजूद एक अस्थायी श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से कम कमा पाती है। वह सप्ताह के 7 दिन 7:30 बजे अपने घर से निकलती है, शाम को 10 बजे वापस आती है। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ उस दिन की मजदूरी नहीं मिलता है। उसे अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। उसके घर के समीप फैक्ट्रियों को काफी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं और इसलिए ये कम वेतन भी देती है।
और हम देखेंगे उपरोक्त कार्य परिस्थितियां श्रमिकों की कठिनाइयां भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं में सामान्य बात हो गई है। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियां संगठित क्षेत्र के समान होती जा रही हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता है जिसका वह पहले उपभोग करती थी। वस्त्र उद्योगों के श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा ने किस प्रकार प्रभावित किया। देखेंगे आप, अब उसे भटकना पड़ रहा है, 30 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ रहा है नौकरी के लिए। वैश्वीकरण से मिले लाभों में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा मिल सके, इसके लिए प्रत्येक निम्न वर्ग क्या कर सकता है? सरकार क्या कर सकती है? सरकार उसे संगठित में माने अस्थाई में बदलने की कोशिश करे। और निर्यातक फैक्ट्रियों के नियोक्ता वो चाहे वो माने कि उसको आराम माने सुविधा दें और उसे माने संगठित में बदलने की कोशिश करें ताकि नुकसान ना हो उनको भी, और कि जो मजदूर हैं उनको भी ना दिक्कत पड़े, और छुट्टी का भी वेतन मिलना चाहिए। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो माने कि थोड़ा बहुत मदद जरूर करें किसानों की माने कि श्रमिकों की, ताकि नुकसान ना हो। और श्रमिकों क्या करेंगे? श्रमिक या तो फिर अधिकतर या प्रयास करें ताकि कि उन्हें ही संगठित क्षेत्र में रोजगार मिले। वर्तमान समय में भारत में बहस है कि क्या कंपनियों को रोजगार नीतियों के मुद्दे पर लचीलापन अपनाना चाहिए। इस अध्याय के आधार पर नियोक्ताओं और श्रमिकों के पक्ष संक्षिप्त विवरण दें। और अब हम देखेंगे नीचे, न्याय संगत और वैश्वीकरण के लिए कोई संघर्ष। अब संघर्ष देखेंगे हम, और संघर्ष करो। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष उपयुक्त परिणाम यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण के सभी लाभप्रद नहीं है, सबको लाभ नहीं मिला। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण में मिले नए अवसरों को सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है, अनेक लोगों को नहीं। चूंकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है? देखेंगे, न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और सुनिश्चित भी करेगा वैश्वीकरण के लाभों में सबको भागी बेहतर हिस्सेदारी हो। अब आप देखेंगे, सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। आपने सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में पढ़ा, जैसे सरकार यह सुनिश्चित करती है, सुनिश्चित क्या कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। एक छोटे उत्पादक को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उसे उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाएं। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है, जो बाहर से आने वाले से कर सकती है। और न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित
वर्चस्व के विरुद्ध समान हित वाले विकासशील देशों को मिला कर लड़ना होगा उसे सरकार को। और विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब देखेंगे क्या भूमिका निभा सकती है। आप देखेंगे न्यूलिबरलिज्म का कोई एक है, क्या है, हांगकांग में WTO के खिलाफ प्रदर्शन 2005 में आप देखेंगे। अब इसका सारांश हम देखेंगे पहले, जहाँ तक कि आपका खत्म होने वाला है और ये आखिरी पार्ट समझ लिए। सारांश, इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया। वर्तमान अवस्था देखेंगे, वैश्वीकरण के विभिन्न क्षेत्रों का विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया यह अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए ज़्यादा सस्ते हों। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। एंड देखेंगे, देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने बड़ी भूमिका निभाई है। और देखेंगे, साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण का सुगम बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है। और जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए, परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा। न्याय संगत में करेगा तो सभी के लिए होगा, और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभ में सभी को बेहतर हिस्सेदारी हो। और जहाँ तक कि आपका ये अध्याय खत्म होता है, और मैं इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको बस यहीं पर ख़त्म करते हुए हैं। और आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जहाँ गलती मुझसे हुई उसे बताने की कोशिश करें। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करना भूल सकते हैं, चलेगा, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।